बहुत स्वागत है बच्चों माध्यमिक शिक्षा विभाग के इस ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था में। मैं मिथिलेश कुमार निषाद, लेक्चरर फिजिक्स, राजकीय जुबली इंटर कॉलेज गोरखपुर से आज आपके लिए कक्षा 11 के भौतिक विज्ञान विषय के साथ उपस्थित हुआ हूँ। आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसका नाम सरल रेखा में गति है, परंतु आज मैं आपके लिए इसका तीसरा भाग लेकर आया हूं। बच्चों, आज के चर्चा के बिंदु को जरा देख लीजिए। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अवकल गणित की संक्षिप्त संकल्पना की, फिर उसके बाद होगी ताक्षणिक वेग की, फिर एक्सटी ग्राफ के द्वारा ताक्षणिक वेग का निर्धारण करेंगे, फिर ताक्षणिक चार्ट पे चर्चा होगी, कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए जाएंगे और अंत में आपको गृह कार्य दिया जाएगा। बच्चों, जो सबसे पहला आज का हमारा कॉन्सेप्ट है उसका नाम है अवकल गणित की संक्षिप्त संकल्पना। इसकी हमें आवश्यकता क्यों है ये आपको इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद मालूम चल जाएगा, लेकिन शुरुआत हम करते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक राशि y है जो कि एक एकल चर x पर निर्भर करता है और x के हर एक मान के लिए y का केवल और केवल एक मान हमें मिलता है। इस प्रकार से x और y के बीच में जो संबंध है उसे एक फलन के रूप में यहाँ दिखाया जा रहा है और हम लिखते हैं y = fx। बच्चों, इस फंक्शन को अगर हम x और y एक्सिस के ग्राफ पे हम इसे ड्रॉ करें तो इस तरह का हमें कर्व या वक्र मिलता है। इस वक्र पर हम दो बिंदु चुन लेते हैं। पहला बिंदु P है और दूसरा बिंदु Q है। पहले बिंदु P से हम x एक्सिस और y एक्सिस पर लंब आंकित कराते हैं। यहाँ पर हमें x और यहाँ हमें y प्राप्त होता है। इसी प्रकार बिंदु Q से भी हम x एक्सिस और y एक्सिस पर लंब गिराते हैं। यहाँ पर आपको प्राप्त होगा x प्लस डेल्टा x और यहाँ पर y प्लस डेल्टा y। इस प्रकार बच्चों आप कह सकते हैं कि बिंदु P का निर्देशांक x y है, जबकि बिंदु Q का निर्देशांक x प्लस डेल्टा x y प्लस डेल्टा y है। अगर इस बिंदु P से जाने वाली रेखा को थोड़ा सा हम आगे की तरफ बढ़ाएं तो यहाँ पर हमें एक बिंदु प्राप्त होता है जिसे हम R1 कहते हैं। बच्चों, अगर आप इस चित्र को ध्यान से देखें तो आप सहज बता सकते हैं कि Q से R तक की जो दूरी है उसकी वैल्यू होगी डेल्टा y और P से R तक का जो वैल्यू होगा वो होगा डेल्टा x। अब क्या करें? अब बिंदु P और बिंदु Q को आप मिला दीजिए। इस तरह से हमें एक सरल रेखा प्राप्त हो जाती है और यह सरल रेखा आप देखिए कि एक त्रिभुज का भी निर्माण करती है जिसका नाम है QPR, जहां पर R 90 डिग्री है। अगर आप ध्यान दें तो ये जो सरल रेखा PQ है इसका x एक्सिस से झुकाव मान लीजिए कि अल्फा है और यदि हम इस सरल रेखा का ढाल ज्ञात करना चाहें, स्लोप ज्ञात करना चाहें, जैसा कि आपको पिछले लेक्चर में बताया गया था, तो इसका ढाल होगा tan अल्फा और tan अल्फा का फार्मूला होगा लंब बटे आधार, जबकि त्रिभुज आपका QPR है, इसमें लंब है QR और आधार है PR। तो यहाँ से लंब के जगह आप QR की जगह डेल्टा y लिख सकते हैं और आधार की जगह आप डेल्टा x लिख सकते हैं। इस प्रकार आपको P तथा Q को मिलाने वाली सरल रेखा का ढाल मिल जाता है। बच्चों, आपके मन में एक क्वेश्चन आया होगा कि दरअसल ये डेल्टा y बाय डेल्टा x है क्या? ये क्या बताता है? ये
ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। लेकिन ये जो रेट ऑफ चेंज है ये किन दो बिंदुओं के बीच में है, बिंदु P और बिंदु Q के बीच का ये रेट ऑफ चेंज बताता है। परंतु अगर आपके मन में यह प्रश्न उठे कि आप बिंदु P और बिंदु Q के बीच के किसी बिंदु पर अगर आप रेट ऑफ चेंज निकालना चाहें तो क्या करना पड़ेगा आपको? उसके लिए देखिए क्या करेंगे, इस बिंदु Q को धीरे 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 हम वक्र के अनुदिश बिंदु P की ओर अग्रसर कराएंगे, क्योंकि हम अब रेट ऑफ चेंज बिंदु P पर निकालना चाहते हैं। तो आप देखिए जैसे जैसे हम बिंदु Q को बिंदु P की ओर अग्रसर कराएंगे तो इस रेखा, जो सरल रेखा PQ थी, उसका क्या होगा? ये देखिए ये रेखा लगातार इसका जो ढाल है वो परिवर्तित होता चला जा रहा है। अंततोगत्वा आप देखेंगे कि जैसे जैसे बिंदु Q वक्र के अनुदिश बिंदु P की ओर अग्रसर हो रहा है, डेल्टा x का मान शून्य की ओर अग्रसर होगा, डेल्टा y का मान भी शून्य की ओर अग्रसर होगा और सरल रेखा PQ बिंदु P पर स्पर्श रेखा बन जाएगा। इस स्थिति में देखिए क्या होगा, आप देखिए ये जो सरल रेखा PQ था वो बिंदु P पर स्पर्श रेखा बन गया है और इस सरल रेखा का जो झुकाव है एक्स एक्सिस की धनात्मक दिशा से मान लीजिए वो थीटा है। और अगर आप इस स्पर्श रेखा का ढाल ज्ञात करना चाहते हैं तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, tan थीटा, और इसकी वैल्यू होगी लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y बाय डेल्टा x इज इक्वल टू dy बाय dx। इसका क्या अर्थ है, इसको समझने के लिए आइए अगले पेज पे चलते हैं। बच्चों आपने देखा जैसे जैसे बिंदु Q बिंदु P की ओर अग्रसर हो रहा था, डेल्टा x और डेल्टा y भी शून्य की ओर अग्रसर हो रहे थे। तो जैसे जैसे डेल्टा x शून्य की ओर बढ़ता जाता है, डेल्टा y बाय डेल्टा x की सीमा को x के सापेक्ष y का अवकलज कहते हैं तथा इसे x के सापेक्ष y के परिवर्तन की दर के रूप में भी परिभाषित करते हैं और इसे dy बाय dx के रूप में लिखते हैं। यह वक्र के बिंदु P जिसका कि निर्देशांक x y था पर स्पर्श रेखा के ढाल को निरूपित करता है। इस तरह से बिंदु P पर जो स्पर्श रेखा का ढाल है उसकी वैल्यू हो जाएगी tan थीटा इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y बाय डेल्टा x इज इक्वल टू dy बाय dx। अर्थात ये जो आपने देखा कि ये जो dy बाय dx है एक प्रकार से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर रेट ऑफ चेंज को मेजर करता है। इसकी सहायता से अब हम अगले कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ेंगे। अब उस कॉन्सेप्ट पर आते हैं जिसके लिए हमने अवकल गणित की संकल्पना का आपसे परिचय कराया, उसका नाम है ताक्षणिक वेग। बच्चों पिछले लेक्चर्स में आपने सीखा कि औसत वेग क्या होता है। औसत वेग में हमने जाना कि एक दिए गए समय अंतराल में कण किस गति से चल रहा होता है इसकी जानकारी हमें मिलती है, परंतु उस दिए गए समय अंतराल के भिन्न भिन्न क्षणों पर कण का गति क्या है ये हमें नहीं पता चल पाता। अर्थात किसी क्षण विशेष पर किसी वस्तु के वेग को ज्ञात करने के लिए हम जिस वेग को परिभाषित करते हैं उसका नाम ताक्षणिक वेग है। और इसे गणितीय रूप से कैसे परिभाषित करते हैं इसे देख लीजिए। जब समय अंतराल डेल्टा टी बहुत ही कम अत्यंत अर्थात इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल हो तो औसत वेग के सीमांत मान को ही ताक्षणिक वेग या केवल वेग कहा जाता है। बच्चों आपको औसत वेग को परिभाषित किया गया था, इसे v बार से व्यक्त करते हैं। यदि औसत वेग जिस समयांतराल के लिए परिभाषित किया गया है वह समयांतराल शून्य की ओर अग्रसर होता जाए तो उसके सीमांत मान को, औसत वेग के सीमांत मान को ही हम ताक्षणिक वेग कहेंगे। आप जानते हैं
कि वी बार का जो फॉर्मूला है वो है डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, और इस प्रकार से अभी अभी जो आपने अवकल गणित में पढ़ा कि लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाय डी एक्स। तो इस सूत्र की सहायता से सहज रूप से आप लिख सकते हैं कि v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। आपको ये फॉर्मूला बता रहा है कि यह t के सापेक्ष x के परिवर्तन की दर है। ये dx बाई dt क्या है? को t के सापेक्ष x का अवकल गुणांक भी कहते हैं, इसे अवकलज भी कहा जाता है, और यह उस क्षण पर, किस क्षण पर, t पर वक्र की स्थिति के परिवर्तन की दर को व्यक्त करता है। मतलब ये हुआ बच्चों कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तात्क्षणिक वेग को हम एक्सटी ग्राफ के रूप में आपको परिभाषित करने की कोशिश करेंगे। इसमें इसको समझाने से पहले मैं आपको बता दूं, अवकल गणित में जिस प्रोसीजर का हमने फॉलो किया था बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे करना है। हम यहाँ पर एक्सटी ग्राफ ले रहे हैं, एक्स एक्सिस पर समय और वाई एक्सिस पर स्थिति खींच रहे हैं, और यहाँ पर आपको एक वक्र दिखाया जा रहा है, ये वक्र एक्सटी ग्राफ है। इस वक्र के दो बिंदु हैं, बिंदु P और बिंदु Q। बिंदु P से अगर हम समय एक्सिस और स्थिति एक्सिस पर लंब गिराते हैं तो हमको निर्देशांक प्राप्त होते हैं t और x। इसी प्रकार से बिंदु Q से अगर हम समय x पर लंब गिराएं तो बिंदु Q का निर्देशांक प्राप्त होगा t प्लस डेल्टा t, और अगर हम स्थिति x पर इसका लंब गिराते हैं तो हमें निर्देशांक प्राप्त होता है x प्लस डेल्टा x। इस प्रकार से बिंदु P का जो निर्देशांक है उसे आप x t कहेंगे, और बिंदु Q का जो निर्देशांक है उसे x प्लस डेल्टा x और t प्लस डेल्टा t कहेंगे। बच्चों पुराना प्रोसीजर, बिंदु को आप आगे की तरफ प्रोसीड कीजिए। यहाँ पर ये बिंदु R कहलाएगा, ये 90 डिग्री होगा, और ये Q से लेकर के R तक का जो वैल्यू है वो डेल्टा x है, और P से लेकर के R तक का वैल्यू डेल्टा t है। अब आप बिंदु Q से बिंदु P को मिला दीजिए। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त हो रहा है, सरल रेखा प्राप्त हो रही है। इस सरल रेखा का झुकाव आप एक्स एक्सिस की धनात्मक दिशा से जिस पर कि समय खींचा गया है वहां से ले लीजिए। मान लीजिए ये झुकाव अल्फा है। तो अगर आप इस सरल रेखा का ढाल ज्ञात करना चाहें, P तथा Q को मिलाने वाली सरल रेखा का ढाल अगर निकालना चाहें तो इसका फॉर्मूला होता है tan अल्फा, और tan अल्फा का फॉर्मूला होगा, इस ट्रायंगल को देखिए QPR में लंब बटा आधार। लंब का वैल्यू आप देख लीजिए है QR, जिसकी वैल्यू हो जाती है डेल्टा x, और आधार है PR जो कि डेल्टा t के बराबर है। और ये डेल्टा x बाय डेल्टा t आपको याद है बच्चों, पिछले लेक्चर में ही बताया गया था, यह औसत वेग है, ये औसत वेग का सूत्र है। परंतु ये किन दो समयांतरालों या किन दो बिंदुओं के बीच का औसत वेग है? निश्चित रूप से आपको दिख रहा है यह बिंदु P तथा बिंदु Q के बीच का औसत वेग है। मतलब ये हुआ कि हमने इस ज्योमेट्री के द्वारा P और Q के बीच का औसत वेग तो निकाल लिया, लेकिन अगर कोई आपसे पूछे कि बिंदु P और बिंदु Q के बीच में किसी बिंदु पर, अर्थात मान लीजिए कि बिंदु P पर ही हम वेग निकालना चाहते हैं, तो ऐसे वेग को हम कहेंगे तात्क्षणिक वेग। इसके लिए हम क्या करने वाले हैं? इसके लिए वही काम करेंगे, बिंदु Q को धीरे धीरे वक्र के अनुदिश बिंदु P की ओर अग्रसर कराएंगे। जैसा ही हम करेंगे डेल्टा t का मान 0 की ओर अग्रसर होने लगेगा, और डेल्टा x का मान भी 0 की ओर अग्रसर होने लगेगा। और इस सरल रेखा PQ का क्या होगा इसको जरा देख लीजिए। यदि बिंदु Q यहाँ पर आ जाए,
तो सरल रेखा इस प्रकार हो जाएगी, यहाँ आ जाए तो इस प्रकार हो जाएगी, यहाँ आ जाए तो इस प्रकार हो जाएगी। अंततोगत्वा सीमांत स्थिति में ये सरल रेखा PQ बिंदु P पर स्पर्श रेखा बन जाएगी, जैसा कि आपको अगले चित्र में दिखाया जा रहा है। देखिए ये आपका बिंदु P पर बना हुआ स्पर्श रेखा है। इस स्पर्श रेखा का झुकाव देख लीजिए, मान लीजिए ये झुकाव इसका थीटा है। तो अगर हम इस बिंदु P के स्पर्श रेखा का ढाल ज्ञात करना चाहें तो यह सूत्र आपको मालूम है बच्चों, इसे हम tan थीटा से व्यक्त करते हैं। परंतु ये tan थीटा की वैल्यू होगी लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा x बाय डेल्टा t इज इक्वल टू dx बाय dt। अर्थात यह जो फार्मूला है यह बिंदु P पर कण के स्थिति परिवर्तन की दर को व्यक्त करता है। इस बात को जरा सा स्टेटमेंट के रूप में समझ लिया जाए। जैसे जैसे हम बिंदु Q को P की ओर अग्रसर करा रहे हैं, डेल्टा t का मान भी शून्य की ओर अग्रसर होने लगता है। तो जैसे जैसे डेल्टा t शून्य की ओर बढ़ता है, ये जो डेल्टा x बाय डेल्टा t अनुपात है, इसी के सीमांत मान को, इसी की सीमा को t के सापेक्ष x का अवकलज कहते हैं और इसे t के सापेक्ष x के परिवर्तन की दर के रूप में भी परिभाषित करते हैं और इसे dx बाय dt लिखा जाता है। यह उस क्षण वस्तु की स्थिति परिवर्तन की दर को व्यक्त करता है, अर्थात रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। यह वक्र के, और ये आपको ज्योमेट्रिकली कैसे इसको निकालेंगे, यह वक्र के बिंदु P जिसका कि निर्देशांक xt था पर स्पर्श रेखा के ढाल को निरूपित करता है। और ये फार्मूला अभी अभी आपसे चर्चा हुआ कि ये स्पर्श रेखा का जो ढाल होगा tan थीटा और इसकी वैल्यू होगी लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा x बाय डेल्टा t इज इक्वल टू dx बाय dt। इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और गहराई से समझने के लिए हमने हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए। x अक्ष के अनुदिश किसी गतिमान वस्तु की स्थिति निम्नलिखित सूत्र से व्यक्त की जाती है, x = a + bt²। यहाँ a की वैल्यू है 8.5 मीटर, b की वैल्यू है 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तथा समय t को सेकंड में व्यक्त किया गया है। t = 0 सेकंड और t = 2 सेकंड क्षणों पर वस्तु का वेग क्या होगा, अर्थात तात्क्षणिक वेग निकालना है। फिर t = 2 सेकंड और t = 4 सेकंड के मध्य के समय अंतराल में वस्तु का औसत वेग क्या होगा, इसे हमें ज्ञात करना है। लेकिन इस सवाल को करने से पहले मैं आपको अवकल गणित के कुछ सूत्रों से परिचय कराता हूं जिसकी यहाँ पर हमें आवश्यकता होगी। सबसे पहला सूत्र ये है ddt of any constant k is equal to 0। ddt of any constant multiplied by a function। अगर हमारे पास कोई फलन u हो जो समय पर निर्भर करता हो तो इस प्रकार आप जब इसका टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो इस कांस्टेंट को बाहर ले लेंगे और ddt u पर ऑपरेट हो जाएगा। मान लीजिए कि आपके पास दो फंक्शन हो जो टाइम पर निर्भर करते हो u और v, और अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करें तो ये दोनों फंक्शंस पे ये डिफरेंशिएशन ऑपरेट होगा, अर्थात ddt of u plus ddt of v। एक और फार्मूला है जिसकी यहाँ पे चर्चा नितांत आवश्यक है, वो है ddt of t to the power n, इसका वैल्यू होगा n to the power n minus 1। अब हमारे पास सबसे पहले हम तात्क्षणिक वेग ज्ञात करेंगे, तो हमारे पास स्थिति का जो सूत्र है वो x = a + bt²। हमको वेग ज्ञात करना है, वेग का फार्मूला भी अभी आपको बताया गया है dx dt, और आप देखिए ddt x की वैल्यू यहाँ रखिए a + bt²। ये ddt देखिए इस कांस्टेंट a पर भी ऑपरेट होगा, ddt of a plus ddt of bt²। अगले पेज पे चलते हैं बच्चों। आप जानते हैं प्रश्न में दिया हुआ है
कि a कांस्टेंट है अर्थात टाइम के रिस्पेक्ट में उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा और b भी कांस्टेंट है तो b फंक्शन से बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा dt ऑफ t स्क्वायर। अब b अभी आपने dt ऑफ t टू द पावर n का फार्मूला देखा, इसका फार्मूला होता है n into t टू द पावर n minus 1, तो ये हो जाएगा 2 into t टू द पावर 2 minus 1 और ये हो जाएगा 2bt। हमने वेग तो निकाल लिया लेकिन अभी भी ये वेग किस पर निर्भर कर रहा है, समय पर। तो हम वेग t = 0 पर अगर ज्ञात करना चाहते हैं तो t की वैल्यू यहाँ जैसे ही 0 रखेंगे तो t = 0 पर हमारा वेग शुरू हो जाएगा। और अगर हम t = 2 सेकेंड पर वेग ज्ञात करना चाहते हैं तो आप 2 b की वैल्यू 2.5 है, t की वैल्यू 2 है, तो इस प्रकार ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। अर्थात किसी क्षण 2 सेकेंड पर जो वेग होगा वो 10 मीटर प्रति सेकेंड होगा। अब जरा औसत वेग की बात कर लेते हैं। औसत वेग के लिए देखिए हमारे पास स्थिति का सूत्र है a प्लस bt²। सबसे पहले हम 2 सेकेंड पर स्थिति ज्ञात करेंगे, x t 2 सेकेंड पर स्थिति a प्लस 4b, फिर t 4 सेकेंड पर हम स्थिति ज्ञात करेंगे a प्लस 16b और फिर अंतिम स्थिति में से प्रारंभिक स्थिति को घटा देंगे जिससे हमें विस्थापन प्राप्त होगा a प्लस 16b माइनस 8 माइनस 4b और ये हो जाएगा आपका 12b। समय अंतराल निकाल लीजिए। समय अंतराल 4 सेकंड से 2 सेकंड के बीच का है अर्थात अंतिम समय 4 सेकंड, प्रारंभिक समय 2 सेकंड, समय अंतराल हो जाएगा 2 सेकंड। अब औसत वेग का फार्मूला आपको याद है बच्चों, औसत वेग को आप v बार से व्यक्त करते हैं, इसका फार्मूला डेल्टा x बाई डेल्टा t होता है। डेल्टा x की वैल्यू अभी आपने निकाला 12b और डेल्टा t की वैल्यू 2 निकाला, ये हो जाएगा 6b और b की वैल्यू आप प्रश्न में दिया हुआ है 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका 15 मीटर पर सेकंड। तो आपने देखा कि अवकल गणित की सहायता से हमने ताक्षणिक वेग बहुत आसानी से निकाल लिया और हमने साथ ही साथ औसत वेग की भी गणना की। अब अगले कंसेप्ट पर आते हैं जिसका नाम है ताक्षणिक चाल। ये क्या है, किसी गतिमान वस्तु के ताक्षणिक वेग के परिमाण को ताक्षणिक चाल कहते हैं। और ये ताक्षणिक चाल आपको पहले भी बताया जा चुका है बच्चों कि चाल को व्यक्त करने के लिए हमें दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होती है, केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, जबकि वेग को व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। तो इस अंतर को ध्यान में रखे रहिए और इसी के आधार पर हम चाल और वेग में क्या अंतर है वो आपको बताते हैं। यदि वेग नियत है तो चाल भी नियत होगा, पहला बिंदु ध्यान दीजिएगा। दूसरा, परंतु यदि चाल नियत रहता है तो यह आवश्यक नहीं कि वेग भी नियत होगा, क्योंकि वेग के नियत होने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा का भी नियत होना या फिक्स डायरेक्शन होना बहुत ही जरूरी है। तीसरा बिंदु कि वेग धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। इस बात को जरा सा आप समझ लीजिए। वेग का फार्मूला देखिए है dx by dt। यदि x की वैल्यू टाइम के साथ बढ़ रही है तो वेग धनात्मक होगा, अगर x की वैल्यू टाइम के साथ घट रही है तो वेग ऋणात्मक होगा, यदि x की वैल्यू टाइम के साथ परिवर्तित ही नहीं हो रही है तो वेग शून्य होगा। अर्थात यह वेग के तीनों मान हो सकते हैं, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। परंतु चाल तो अभी भी आपने देखा ये ताक्षणिक वेग का परिमाण होता है, तो ये तो ऋणात्मक होने का चांस ही नहीं है, ये सदैव धनात्मक ही होता है। अब जरा इसी पर आधारित एक प्रश्न देख लीजिए। निम्न ग्राफों को देखकर बताइए कि इनमें से कौन सा एक विमीय गति को संभवतः नहीं दर्शा सकता। यहाँ पर आपके सामने ग्राफ है, एक्स एक्सिस पे समय ड्रॉ किया गया है, वाई एक्सिस पर चाल है और इस ग्राफ को आप देखिए ये बिंदु ए है और ये बी है। बिंदु ए और बी के
के बीच जरा सा इस ग्राफ को देखें तो ये चाल इधर ऋणात्मक है और इधर धनात्मक है। अभी अभी आपने पढ़ा बच्चों कि चाल ऋणात्मक नहीं हो सकता, लेकिन ये ग्राफ आपको बता रहा है कि बिंदु ए और बी के बीच की जो वस्तु की चाल है वो ऋणात्मक है, अर्थात यह संभव ही नहीं है। इसलिए यह ग्राफ एक विमीय गति को नहीं दर्शा सकता है। अगले चित्र पर आते हैं, अगले ग्राफ पर आते हैं। एक्स एक्सिस पर समय ड्रॉ किया गया है, वाई एक्सिस पर वेग है, ध्यान दीजिए। और ये इन दोनों के बीच का जो वक्र है वो आपको चित्रानुसार दिखाया जा रहा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वेग अक्ष के समानांतर एक रेखा खींच लेंगे जो कि समय अक्ष को मान लीजिए बिंदु डी पर इंटरसेक्ट करेगा और वक्र को दो बिंदुओं पर इंटरसेक्ट करेगा। पहले बिंदु के सापेक्ष जो वेग होगा मान लीजिए v1 और दूसरे बिंदु के सापेक्ष मान लीजिए वेग है v2। अगर आप इस ग्राफ का एनालिसिस करें तो आप देख सकते हैं कि किसी क्षण t पर कण का वेग v1 भी है और कण का वेग v2 भी है, पहली बात। दूसरी बात देखिए कि वेग v1 पॉजिटिव है और वेग v2 नेगेटिव है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी गतिमान वस्तु है वो एक ही क्षण पर धनात्मक वेग से भी गतिमान है और ऋणात्मक वेग से भी गतिमान है, अर्थात वह मूल बिंदु के दाहिनी तरफ भी जा रही है और बाईं तरफ भी जा रही है एक ही समय पर। बच्चों क्या ये संभव है? जी नहीं, ये संभव नहीं है। इसलिए यह ग्राफ एक विमीय गति को नहीं दर्शा सकता है। अब आते हैं हम लोग गृह कार्य पे। गृह कार्य देख लीजिए। एक वस्तु की स्थिति x है जो मीटर में व्यक्त की जा रही है का समय जिसे कि सेकंड में व्यक्त किया गया है के साथ परिवर्तन निम्न समीकरण के द्वारा दिया जाता है। परिवर्तन का समीकरण क्या है? x = 20 + 15t + 60 है। पहला सवाल यह है कि t = 2 सेकंड पर वस्तु की स्थिति और वेग ज्ञात कीजिए। ये तात्क्षणिक वेग ज्ञात करना है आपको, ये अभी मैं आपको ज्ञात करके बता चुका हूँ। दूसरा सवाल देखिए, t = 0 से t = 2 सेकंड की अवधि में वस्तु का विस्थापन तथा औसत वेग ज्ञात कीजिए। बच्चों को इस सवाल को करने के लिए आपको पीछे बताए गए क्वेश्चन पे जाना होगा, उसे ध्यान से फिर से देखना होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस गृह कार्य को सफलतापूर्वक करने में सक्षम होंगे और आज के लेक्चर से आप अवश्य लाभान्वित हुए होंगे। धन्यवाद।